नमस्कार बच्चों, मैं शिवराज सिंह आज आपका एपी का नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लेकर के आया हूं। और इस लेक्चर में मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए थे इस एक्सरसाइज के 5.2 के वो सॉल्व कराने वाला हूं। थ्योरी इस चैप्टर की मैं आपके फर्स्ट लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, यानी कि कंसेप्ट क्या था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम सॉल्यूशन भी कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। स्टार्टिंग है आपका क्वेश्चन नंबर 12 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखेंगे क्या है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। यानी आपके पास दो एपी हैं और उन एपीज का बोला गया है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, दोनों का सेम है। इसका मतलब ये है कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो दोनों में जो डी है वो हम डी को ही लेकर के चलेंगे, जो आंसर निकलेगा वो दोनों में सेम निकलेगा। ठीक है, उनके जो 100th टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, आपका 100 है। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म। ध्यान से देखिए, टू एपीज है हमारे पास। टू एपीज का फर्स्ट टर्म क्या है, हम लेट करेंगे पहली एपी का A1 होगा एंड दूसरी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो A2 होगा। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तो पहली एपी है वो A1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसका फर्स्ट टर्म, एंड जो दूसरी एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म A1 है तो इस एपी का 100 टर्म क्या हो जाएगा, तो A1 प्लस 99D। ये इस एपी का फर्स्ट वाली का कितना है, 100th टर्म, यानी कि A100 वैल्यू है आपकी, ये A100 टर्म। सेकंड एपी का जिसका फर्स्ट टर्म A2 है उसका भी आपको 100th टर्म निकालना है, तो ये क्या निकलेगा, A2 प्लस 99D। करेक्ट है ना, A2 प्लस 99D, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, A2 है, उसका फर्स्ट टर्म A1 था। बोला गया है दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो वो मैंने दोनों में डी लिया हुआ है, ध्यान रखना है इस चीज। और इनका जो 100th टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो ध्यान से देखो तो कितना दिया है, वो 100 दिया है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 100 है। तो यानी कि A100 फर्स्ट वाले का और A100 सेकंड वाले का आपका कितना निकल के आ रहा है, 100 निकल के आ रहा है। इसकी वैल्यू रखेंगे तो A1 प्लस 99D रहेगा, माइनस करेंगे इसमें से A2 प्लस 99D इक्वल टू 100, आपका आंसर है। देखो जरा, ये A1 प्लस 99D माइनस करेंगे तो ये माइनस का A2 हो जाएगा और ये भी माइनस का 99D हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 99 यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास केवल बचा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। ठीक है, यानी A1 माइनस A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 100 है। तो इस वैल्यू को आप ध्यान से याद रखना, ये वैल्यू जरूरी है। ये वैल्यू आपके लिए क्या है, जरूरी है। ये वैल्यू A1 माइनस A1 माइनस ये वैल्यू A1 माइनस A2 की वैल्यू आप नोट करके रखिए, कितना, 100 निकल गया। अभी इसी क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं जो हमको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। यानी कि 1000 में जो टर्म्स हैं उसका डिफरेंस क्या होगा। तो ध्यान से देखो, एपीज हमें पता है, दोनों का फर्स्ट टर्म हमें पता है, डी दोनों का हमें पता है, डी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली वाली एपी का 1000 टर्म निकालता हूँ, तो क्या निकल के आएगा, ये A1 प्लस 999D यही निकलेगा। और दूसरी वाली एपी का अगर मैं 1000 में टर्म निकालता हूँ तो ये A2 प्लस 999D निकल के आएगा। करेक्ट, ये सेकंड एपी का, ये फर्स्ट एपी का है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब ये A1000 माइनस A1000, ये फर्स्ट वाली एपी है और ये आपकी सेकंड वाली एपी है। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू रखते हैं पहले, क्या है, A1 प्लस 999D
माइनस इसकी वैल्यू रखते हैं तो A2 प्लस 999D इक्वल में हमें वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। तो देखो जरा ध्यान से, A1 प्लस 999D माइनस A2 हो जाएगा और ये माइनस 999D हो जाएगा। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस माइनस, देन A1 माइनस A2 आपके पास बच गया। और इसकी वैल्यू क्या थी जरा देखो, ये वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी। इसका मतलब A1 माइनस A2 आपके पास 100 निकल के आ गया। तो इसके जो 1000वां टर्म है उसका भी डिफरेंस आपका 100 ही निकल के आ रहा है। ध्यान से देखो, ये रहा A1 माइनस A2 आपका 100 है, क्योंकि आपको इक्वेशन फर्स्ट में आपने यही निकाला था। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। क्लियर हुआ। इसका मतलब इसके 1000वें टर्म का भी जो डिफरेंस है वो भी आपका 100 रहने वाला है। अगर आपसे इसी के 1 लाख वाला टर्म भी पूछेगा, उसका भी डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो भी आपका ये 100 ही निकल के आएगा, क्योंकि डी दोनों का सेम है। क्लियर हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। यानी कि 3 डिजिट वाले नंबर 7 से कितने डिविजिबल होते हैं। तो टोटल 3 डिजिट नंबर एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो आपका सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर 100 होता है, बट क्या ये 100 आपका 7 से डिविजिबल है। नहीं है। इसका मतलब इससे आगे जाएंगे, यानी कि आप 101 चेक करेंगे, ये 7 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आप 102 चेक करेंगे, ये भी नहीं है। तो सिंपल, आप जब देखते हो 15 के टेबल में 15 7 जा कितना आता है, 105। मतलब ये हुआ कि सबसे पहला जो टर्म है 3 डिजिट का, जो आपका 7 से डिविजिबल होगा, वो है आपका 105। 105 है। इसके बाद 7 से डिविजिबल कौन सा टर्म होगा, इसका मतलब आप अगर उसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये 112 हो जाएगा, जो 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना। और 16 7 जा आपको पता भी होगा कितना होता है, 112 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से आप 7 ऐड कर दोगे तो वो नंबर आपका 119 आ जाएगा, फिर 7 से डिविजिबल होगा। फिर 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126, यानी ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए कि ये 3 डिजिट का नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड सो ऑन इसी तरीके से आप चलते जाएंगे। तो गौर से देखो, इसमें जो डी है यानी कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है। एवरी टाइम हम क्या ऐड कर रहे हैं, 7 ऐड कर रहे हैं। और 7 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 7 का ही तो हमें मल्टीपल चेक करना है। मल्टीपल का मतलब ही वो है जो 7 से डिविजिबल नंबर होंगे वो उसके मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको A1 की वैल्यू, यानी कि A तो आपको पता चल गया कितना है, 105 है। और यहाँ से D भी पता चल गया आपको, वो कितना है, 7 है। ठीक है, ये आपका A निकल के आ गया और ये आपका D निकल के आ गया। अब जाना है लास्ट में, 3 डिजिट के नंबर किस जगह पर खत्म होते हैं। तो 999 के बाद फिर 4 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको लास्ट टर्म देखना है 3 डिजिट वाला, वो ऐसा कौन सा टर्म है जो आपके 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 से डिवाइड करके देखते हैं जरा। देखो, 7 1 जा 7, 2 बच गया 29, 7 4 जा 28, 1 बच गया 19, 7 2 जा 14, यानी 5 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो उस 5 को क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब कितना आएगा, 994, यानी ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों किया हमने ये 5 माइनस, क्योंकि जब इसको हम डिवाइड कर रहे थे 7 से, तो आपका रिमाइंडर 5 आ रहा था। इसका मतलब 5 इसमें से कम कर देंगे, ये नंबर कंप्लीटली 7 से डिविजिबल होगा। चेक कर लो, 7 1 जा 7, 2 बचेगा 29, 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर यानी 14 हो जाएगा, और 7 2 जा 14। इसका मतलब 3 डिजिट का वो नंबर कौन सा होगा, वो 994 होगा, जो आपका किससे डिविजिबल होगा, जो आपका किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए जरा, ये जो लास्ट वाला टर्म मिल गया, इसकी पोजीशन आपकी क्या बताएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है ना। इसकी पोजीशन क्या बताएगी कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, और वही हमको निकालना है कि 7 से कितने नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले नंबर को ए एन पोजीशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, इस वाले नंबर को हम ए एन पोजीशन बोलेंगे। और ए एन जो है, यानी कि यहाँ पर जो एन की वैल्यू है, वो एक्चुअल में इस वाले टर्म की पोजीशन बताएगी। और पोजीशन बताने से हमें पहले ही देख रहा है, ये लास्ट टर्म है, इसका मतलब इस
एपी में टोटल जो एन की वैल्यू आएगी उतने ही इसमें टर्म्स होंगे। ठीक है, तो हम एन की वैल्यू निकालेंगे कैसे, जरा ए एन का फॉर्मूला क्या था, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। ए एन की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कितना है, 994 है। ए वन भी आपको पता है कितना, 105 निकाला था। एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना है 7, जो आपने निकाल दिया था। 105 इधर आएगा तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। इतना बचेगा, 994 में से 105 माइनस करेंगे, 894, यानी कि 14 से 9 5 जाएगा तो 9 बचेगा, देन 8 और देन 8, 889 बचेगा। उसके बाद ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा और इधर आपके पास n माइनस वन बचेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वन जा 7, 1 बच गया 18, 7 टू जा 14, 4 बच गया 49, 7 7 जा 49 इक्वल टू n माइनस वन। ध्यान से देखो तो 127 आ गया। अब ये n माइनस वन है तो ये 1 इधर आने पर प्लस हो जाएगा, 1 इधर आने पर प्लस हो जाएगा और इक्वल टू n की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128 इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है n, ये वैल्यू आपकी क्या बता रही है, ये वैल्यू आपकी क्या बता रही है, ये वैल्यू बता रही है कि इस एपी में टोटल इतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो यहीं तक हैं, और ये नंबर ऐसा है जो लास्ट में 7 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट नंबर ये 7 से डिविजिबल है और लास्ट नंबर ये 7 से डिविजिबल है। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस के हिसाब से, यानी 7 ऐड ऐड कर करके हमको जो नंबर मिलेंगे वो सारे 7 से डिविजिबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में टोटल 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट के नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स 128, टोटल 3 डिजिट नंबर 128 आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है ना, क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सेम क्वेश्चन है, उसमें आपके डिजिट बोल दिए थे, यहाँ डिजिट नहीं बोला है, तो आपको ये बोल दिया कि 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। जो मल्टीपल होते हैं वही डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब जो 4 से डिविजिबल होंगे एक्चुअल में वही आपके मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो मैं ये चेक करता हूँ। सबसे पहला नंबर आपका दिया है एपी का 10, देन उसके बाद एपी नहीं है ये, एक्चुअल में ये नंबर है, और ये 250, इसके बीच में एक एपी हमको बनाना पड़ेगा। और वो एपी कैसे बनेगा कि उसने बोला है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे पहले 10 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 11 भी नहीं हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 12 नंबर जो है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 12 के बाद फिर से देखेंगे तो हम 16 मिलेगा, 16 के बाद फिर से देखेंगे तो 20 मिलेगा, 20 के बाद 24 मिलेगा, 28 मिलेगा, 32 मिलेगा, एंड सो ऑन। बट लास्ट वाला टर्म क्या है आपका 250, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो देखो 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर 10, 4 2 जा 8, यानी कि 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो अभी 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 को माइनस करेंगे तो 248, यानी लास्ट में ये 248 नंबर ऐसा है जो आपके 4 से डिविजिबल होगा। तो अभी आपके सामने एक एपी बन गया, 12 16 20 24 28 32, एंड ये लास्ट टर्म है आपका 248। अब ये एपी बन गया। अब आपको बस इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो 4 के मल्टीपल होंगे। तो आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म देखो तो आपका 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आप क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी आपका 16 माइनस 12 यानी कि 4 आ जाएगा। और एक्चुअल में 4 क्यों आया, क्योंकि 4 का ही मल्टीपल हम चेक कर रहे हैं। लास्ट वाले में 7 का मल्टीपल देख रहे थे, 7 से डिविजिबल देख लो, मल्टीपल देख लो, एक ही चीज़ होती है। तो वो चीज़ यहाँ पर भी कर रहे हैं हम। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर इसकी पोजीशन नहीं पता है तो इसकी पोजीशन हम क्या बोलते हैं, ए एन। ठीक है, और इसकी एक्चुअल जो पोजीशन होगी वही हमें बताएगी कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, और जितने भी टर्म्स हैं वो सब 4 के मल्टीपल हैं, इसलिए वही आपका आंसर होगा, हाउ मेनी मल्टीपल। तो वो सारे जो नंबर एन की वैल्यू निकलेगी वही सारे मल्टीपल होंगे। क्या करते हैं, ए एन निकालते हैं, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपको पता है कितना है, 248 है, इक्वल टू ए की वैल्यू पता है आपको 12 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपको पता है 4।
ये 12 इधर आ जाएगा तो 248 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। ये 12 माइनस करने पर 236 बचेगा और ये वाला 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर n माइनस 1 बचेगा। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 23 बच गया 36, 4 9 जा 36 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये 1 इधर आ जाएगा, माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा, 59 प्लस 1 इक्वल टू n, और ये n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 60, ये एक्चुअल में क्या है, क्या है ये एक्चुअल में, एक्चुअल में ये 4 के मल्टीपल्स ही हैं सारे। वो कितने होंगे, वो 60 होंगे, यानी कि 12 से स्टार्ट हो रहे थे और 248 तक ये सारे नंबर आपके 4 के मल्टीपल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। एपी दो दे रखी हैं, एक एपी तो आपका ये है 63 65 67 एंड सो ऑन, एंड सेकंड एपी क्या है आपका 3 10 17 एंड सो ऑन। तो बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ टू एपी दोनों एपी का इक्वल होगा। मतलब n की वैल्यू आपको निकालनी है और n की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दोनों ही एपी जो आपको दी गई है उनका जो nth टर्म निकलेगा वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एपी का फर्स्ट एपी का ए निकालता हूँ, तो ये आपका 63 है। बी यहाँ से निकालता हूँ तो 65 माइनस 63 यानी कि आपका निकल के आया 2। इधर मैं आपका ए निकाल लेता हूँ तो ए है आपका 3। डी में आपका यहाँ 10 माइनस 3 करता हूँ तो आंसर 7 आता है। ठीक है, इसका nth टर्म निकालूंगा ए एन, तो यानी फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म इसका भी निकालना है, nth टर्म मुझे उसका भी निकालना है। तो इसका जो nth टर्म होगा, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। और इसका मैं nth टर्म निकालूंगा तो फॉर्मूला वही रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही रहता है nth टर्म का। देन आपका ए एन क्या निकल के आएगा, ए की वैल्यू क्या है आपकी 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी 2। अब देखो ध्यान से, इस वैल्यू के लिए ये दोनों टर्म इक्वल होंगे तो इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं तो वहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे अभी हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म इक्वल है, nth टर्म क्या है आपका इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, ए nth इक्वल टू ए nth, फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी। इसका nth टर्म क्या निकल के आया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, और इसका nth टर्म क्या निकल के आया 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये 3 प्लस 7 एन माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू ये 63 प्लस 2 एन माइनस 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 7 एन प्लस का है, ये 3 प्लस ये 4, ये 7 माइनस तो माइनस का 4 बचेगा, ये 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2 एन हो जाएगा। ठीक है, ये 2 एन इधर आएगा ट्रांसफर करने पर तो 7 एन माइनस 2 एन इक्वल टू 61 प्लस का 4 हो जाएगा, ये वाला 4 उधर चला जाएगा। ये टोटल कितना बनेगा आपका 5 एन हो जाएगा, 5 एन इक्वल टू ये आपका 65 हो जाएगा, ये आपका 65 हो जाएगा। और यहाँ से आप n की वैल्यू निकालेंगे तो 65 अपॉन 5 आंसर होता है आपका 13, यानी n की वैल्यू क्या होगी आपकी 13। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का, इस एपी का, इस एपी का जो आपका 13th टर्म है ऑफ बोथ एपी, ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। इन दोनों एपीज का जो 13th टर्म होगा वो आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझो। इसका आपको डिटरमाइन एपी आपको निकालना है, एपी निकालना है, इसका मतलब आपको ए1 लिखना है, ए2 लिखना है, ए3 लिखना है एंड सो ऑन। ठीक है, एपी लिखना है। सबसे पहले उसमें थर्ड टर्म गिवन है आपका कितना 16, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं ए प्लस 2d, और ये आपका कितना गिवन है, यानी कि 16 इक्वल टू ए प्लस 2d। ये इक्वेशन में फर्स्ट कह सकता हूँ। द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, जो सेवंथ टर्म है वो इसके इसी एपी के फिफ्थ टर्म से एक्सीड यानी कि ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो वो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, वो 12 ज़्यादा है। इसका मतलब जो इसका सेवंथ टर्म है
और इसका जो फिफ्थ टर्म है, अगर इन दोनों को इक्वल करूंगा तो फिफ्थ में मुझे 12 ऐड करना पड़ेगा, तब ये आपके सेवन्थ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? सेवन्थ टर्म को लिखने का तरीका होता है a प्लस 6d, क्यों लिख गया वो, a प्लस 6d लिखते हैं इसको, और इसको a प्लस 4d लिखते हैं, और प्लस इसके साथ 12 भी चलेगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 4d इधर आएगा, ये a दोनों तरफ आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और ये आपका 6d है, इधर 4d माइनस हो जाएगा, इधर आपका 12 बचेगा, ये आपका 2d बचेगा इक्वल टू 12, और यहाँ से d की वैल्यू आसानी से निकाल देंगे तो वो आ जाएगी आपकी 6, यानी कि d जो है वो आपका कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो a प्लस 2 × 6, यानी कि d की वैल्यू मैंने पुट कर दी, कितना है आपका d 6 है। ठीक है, अब ये 16 इक्वल टू a प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 इधर आएगा तो 16 माइनस 12 इक्वल टू a हो जाएगा, और ये जो है आपका a आ जाएगा, तो a कितना आ गया आपका 4 आ गया। जब a 4 आ गया, d आपका 6 आ गया, तो ap कैसे बनता है, पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म a प्लस d होता है, तीसरा टर्म a प्लस 2d होता है, देन सो ऑन। फर्स्ट टर्म आपका a है यानी कि 4 है, सेकेंड टर्म 4 प्लस 6 कितना 10 हो जाएगा, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा फिर 4 प्लस 2d मतलब 12, 12 प्लस 4 यानी कि 16, एंड सो ऑन। ये आपका एपी बन चुका है, और एपी बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला गया डिटरमाइन द एपी, एपी इसी तरीके से कंटिन्यू बनता चला जाएगा। ठीक है, यानी इसमें आप कितना ऐड करोगे, +6 करोगे, यहाँ भी +6 करोगे, देन फिर +6 करोगे तो 22 आएगा, देन फिर +6 करोगे तो 28 आएगा, देन फिर +6 करोगे तो आपका 34 आएगा, एंड सो ऑन, क्योंकि एपी का डिफरेंस आपका 6 निकल गया है। ठीक है, क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन जरा 17 है, find the 20th term from the last term of the AP, from the last term of the AP। देखिए जरा, इस एपी का लास्ट से पूछा है 20th टर्म, तो मैं ये कह सकता हूं इस एपी का इसको आप फर्स्ट टर्म मान लो और इसको आप लास्ट टर्म मान लो। गजब का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। मतलब ये है कि फ्रॉम द लास्ट, इस एपी का 20th टर्म तो पूछा है, बट फ्रॉम द लास्ट, यानी कि स्टार्टिंग से नहीं पूछा है, लास्ट से पूछा है। इसका मतलब लास्ट वाले को आप फर्स्ट टर्म बोल दीजिए, एपी को उल्टा कर दीजिए, यानी आपको ए तो पता है 253 है, ठीक है, तो A20 निकालने का तरीका क्या होगा, A20 निकालने का, 20th टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा A प्लस 19D। अब आपको डी नहीं पता है, ए तो पता है, 253 हो गया, क्योंकि उधर से पूछ रहा है फ्रॉम द लास्ट, यानी कि फ्रॉम द लास्ट आपका 20th टर्म, ये फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इधर आते 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 ये लास्ट हो जाएगा। अब जब इस तरीके की एपी हो जाती है, पीछे से मैंने एपी को पढ़ना स्टार्ट किया, यानी कि मैं एपी को ऐसे लिख सकता हूँ 253 डॉट 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 13 8 एंड 3। अभी ये एपी ऐसे बन गया। ठीक है, मतलब मैंने इसके फर्स्ट टर्म जो है कम लिखे हुए हैं, लास्ट वाले ज़्यादा लिख दिए हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ इस एपी का अगर मुझे डी निकालना है, तो डी निकालने का फॉर्मूला मैंने यही बताया था, या तो A2 में से A1 माइनस कर दो तो आपका डी मिलता है, या आपका A3 में से A2 माइनस कर दो, या A4 में से A3 माइनस कर दो, या A5 में से A4 माइनस कर दो, A6 में से A5 माइनस कर दो। इस तरीके से मतलब ये हुआ कहने का, आगे वाले में से उससे पहले वाला टर्म माइनस कर दो तो आपको डी मिल जाता है। तो इसका मतलब मुझे अगर डी चाहिए इस क्वेश्चन में तो कैसे मिलेगा, फर्स्ट के बाद सेकंड टर्म तो मुझे दिया ही नहीं, थर्ड भी नहीं दिया, फोर्थ भी नहीं दिया, लेकिन एक चीज देखो, क्या ये तो दिए है ना, दो कंजिक्यूटिव ही तो टर्म चाहिए आपको। तो अब डी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले में से इसको माइनस करूंगा, 8 माइनस का 13 करूंगा तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपकी ये डी की वैल्यू है। कभी भी ध्यान रखना, दो कंजिक्यूटिव के बीच में डिफरेंस निकालना है, बट वो डिफरेंस इधर से लेके इधर की तरफ निकालना होता है। ठीक है, इधर से लेके इधर की तरफ डिफरेंस निकालना होता है, वही आपका डी की वैल्यू होता है। ठीक है, अभी डी आपका -5 आ गया, और आपको 20th टर्म निकालना है इस एपी का, वो भी लास्ट से ही निकलेगा, क्योंकि मैंने एपी को उल्टा कर दिया है। ठीक है, लास्ट ही निकलेगा, मतलब इधर ये वाला पोर्शन से ही निकलेगा, आपका आंसर वही होगा। तो देखिए जरा क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 253,
प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5। आंसर निकालेंगे कितना आएगा 253 प्लस 19 5 जा कितना होता है 19 5 जा कितना होता है 95 होता है, तो ये -95 हो जाएगा और ये 253 -95 हो जाएगा। माइनस करेंगे 253 से 95 को तो कितना होगा 13 से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ आपका 4 रह जाएगा, 4 से 14 से 9 जाएगा तो 5 रह जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा 158। मतलब आपके पास बचेगा 158। ठीक है ना, यानी कि ये 13 से 5 जाएगा 8, यहाँ 4 रह जाएगा, 14 से 9 जाएगा तो 5, यहाँ 1 रह जाएगा 158। ये आपका A20 निकल के आ गया। ठीक है, A20 टर्म आपका ये निकल के आ गया और यही आपका आंसर है फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से ये आपका 20 टर्म है। ठीक है, लास्ट ये कैसा टर्म है आपका, लास्ट से आपका ये 20 टर्म है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन इज ओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द एर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the sixth and the 10th term is 44 and the first three term of the AP। मतलब AP का फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम दे रखा है, तो फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म दे रखा है कितना, कितना दे रखा है एपी का 24 है। फिर उसके बाद सिक्स टर्म एंड टेंथ टर्म को ऐड किया गया है, कितना दे रखा है 44 दे रखा है। ये दो इक्वेशन है, ध्यान से देखो तो आप। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, तो ए फोर्थ क्या होता है A+3D होता है, ए एट्थ क्या होता है तो A+7D होता है, यही होता है ना, इक्वल टू 24। ये आपका A6 क्या होता है A+5D होता है, ये आपका क्या होता है A+ का 9D होता है, इक्वल टू 44। दोनों को सॉल्व करेंगे, A+A करेंगे तो 2A हो जाएगा, 3D+7D करेंगे तो 10D हो जाएगा, इक्वल टू 24। इसको करेंगे तो A+A 2A हो जाएगा, 5D+9D यानी कि 14D हो जाएगा, इक्वल टू 44। ठीक है, अभी देखो इसमें 2 से पूरे में डिवाइड हो रहा है, तो 2 से पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये A बचेगा, ये 5D बचेगा और ये आपका 12 बचेगा। ठीक है, ये आपका 12 बचेगा। ध्यान से देखो तो मैंने पूरे में 5 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर ध्यान से देखो इधर, तो मैं इसमें भी 2 से सॉरी इसमें 2 से डिवाइड किया है ना, इसमें भी 2 से करता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे A बचेगा +7D बचेगा, इक्वल टू 22 बचेगा। ये भी आपका यहाँ पे 2 से डिवाइड होने के बाद बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे देखो। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन आपको मिल गए हैं, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपका ये है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए की वैल्यू और डी की वैल्यू मिलेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो इस इक्वेशन को उसके पास ले जाता हूँ, यानी कि A+5D इक्वल टू 12। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस ये माइनस, 7 से 5D जाएगा तो 2D बचेगा, 22 से 10 जाएगा 12 जाएगा तो 10 बचेगा और D की वैल्यू यहाँ से 10/2 ये आपकी 5 आ जाएगी। तो D की वैल्यू तो आपकी 5 आ गई और D की वैल्यू जो 5 आई है, इस वैल्यू को इनमें से किसी इक्वेशन में रख दो, आपकी ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इस D की वैल्यू को इसके अंदर रखता हूँ, देन A+5 × 5 इक्वल टू 12 और A+25 इक्वल टू 12, देन A इक्वल टू 12 - 25 और यहाँ से A की वैल्यू आ गई क्या, A की वैल्यू क्या आ गई आपकी -13। ये आपकी A की वैल्यू है, -13 आपकी A की वैल्यू है। ठीक है, अब A मिल गया, D मिल गया, आपको क्या चाहिए, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। अब इस AP के मुझे थ्री टर्म्स लिखने हैं, तो फर्स्ट टर्म तो आपका A होता है जो आपको -13 निकल के आया है। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म इक्वल टू A+D होता है, सेकंड टर्म क्या होता है आपका A+D होता है, D कितना है आपका 5 है, तो -13 + 5 करूंगा मैं तो कितना निकल के आएगा जरा देखो, ये आएगा -8, तो सेकंड टर्म आपका -8 हो गया। देन अगर आपको A3 निकालना है तो आप क्या करेंगे, A+2D करेंगे, यानी A-13 है +2 इंटू डी की वैल्यू 5 है, ये आपका 10 हो जाएगा, तो -13 + 10 इक्वल टू -3, यानी ये आपका आ जाएगा -3, ये आपका क्या आ जाएगा -3। तो ये फर्स्ट थ्री टर्म इस एपी के निकल के आ चुके हैं। क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rate 5,000
and received an increment of rate 200 each year. In which year did his income reach 7,000? देखो एपी कैसे बनेगा। सबसे पहले 1995 में जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी, 5,000। ठीक है, ये उसकी सैलरी थी 1995 में। और वो बोल रहा है कि एवरी ईयर उसका कितना अमाउंट बढ़ जाता है, 200 बढ़ जाता है। इसका मतलब ये अगर 1995 में सैलरी थी तो 1996 में जो सैलरी होगी वो प्लस 200 होके आएगा। इसका मतलब 5,200 ये 1996 की सैलरी होगी। ठीक है, अगर 1997 में सैलरी देखेंगे तो फिर उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, फिर 200 हो रहा है, तो ये नहीं कि ये 5,400 हो जाएगी। कंटिन्यू इसी तरीके से एवरी ईयर आपके 200 रुपीज उसके बढ़ते जाए। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ इसमें एक कॉमन चीज कि हर बार मैं इधर देखा तो कितना ऐड हुआ, 200। इधर इधर देखा तो कितना ऐड हुआ, फिर से 200। नेक्स्ट ईयर का फिर निकालना है तो कितना ऐड होगा, 200। कि वो कितना इंक्रीज इंक्रीज कितना हो रहा है, तो वो 200 आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से मुझे देखने को मिला कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो थी वो 5,000 थी। इसका मतलब ये जो है वो आपकी ए की वैल्यू है, यानी कि एपी का फर्स्ट टर्म है। एपी का सेकंड टर्म कैसे निकल के आया, यानी कि उसमें 200 ऐड कर दिया। इसका मतलब 200 इंक्रीज हो गई सैलरी, ये ए टू हो गया। इसका मतलब डी निकालना है तो आपको ए टू माइनस ए वन करना है, यानी कि 500 माइनस की 5,000, आंसर आएगा आपका 200। ये आपकी डी की वैल्यू है। ठीक है, डी आपका 200 है। अब उसने बोला कि आपकी जो सैलरी है उसकी वो 7,000 हो जाती है, तो वो किस ईयर में हुई होगी, जब 1995 में उसकी 5,000 थी। तो क्या करेंगे, किस ईयर की बात आ जाती है तो मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको ए एन बोल दिया। nth टर्म है इसका मतलब, तो nth टर्म है इसका मतलब कितना आपका 7,000। ए एन की वैल्यू क्या होती है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, मतलब किस ईयर में इसका 7,000 सैलरी होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 5,000 मुझे पता है। एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 200 मुझे पता है, ये 7,000। अभी यहाँ से एन माइनस वन इंटू 200 निकालेंगे तो ये 7,000 माइनस 5,000 करेंगे। इसका मतलब ये आपका 2,000 बचेगा। और यहाँ से एन माइनस वन निकालेंगे तो 200 इधर डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड करने पर देखो जरा कैंसिल आउट होकर कितना आ रहा है, 10। इसका मतलब एन की वैल्यू 10 प्लस वन हो जाएगी, ये वन इधर जाके प्लस हो जाएगा, एन इक्वल टू 11। इसका मतलब 11 ईयर बाद, 11 साल बाद उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। इसका मतलब 1995 में सैलरी 5,000 है, 11 ईयर और ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 2006 हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 2006 में उसकी जो सैलरी है वो कितना हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। ठीक है, 7,000 सैलरी हो जाएगी उसकी कब, 2006 में। क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। मतलब वो एक वीक में कितना सेव कर रही है, 1.75 रुपीज। और स्टार्टिंग में उसने कितना सेव किया था, 5 रुपीज। स्टार्टिंग में तो 5 रुपीज सेव किया, उसके बाद एवरी वीक में कितना सेव कर रही है वो, 1.75। इसका मतलब नेक्स्ट वीक में वो 6.75 रुपीज सेव करेगी, देन फिर आपका 1.75 सेव करेगी, इसी तरीके से एंड सो ऑन। और यही जो वैल्यू है बार बार हमको ऐड करनी पड़ रही है, इसको हम बोलते हैं डी। क्लियर हुआ। इसका मतलब ए जो है वो आपका क्या है, 5 है, और डी जो है वो आपका क्या है, 1.75 है, क्योंकि यही एवरी टाइम यही इंक्रीज हो रहा है। बोला है कि 20.75 उसका सैलरी सॉरी सेविंग हो गया है, तो इसका मतलब वो nth टर्म है, यानी nth वीक पर उसका कितना हो गया होगा, 20.75 सेविंग उसका हो गया होगा। nth का फॉर्मूला निकालेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इस n की वैल्यू निकालनी है, और जो n की वैल्यू होगी वही आपका वीक की वैल्यू होगी कि कितने वीक बाद की सेविंग 20.75 होगी।
ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1.75 इक्वल टू 20.75। यहाँ से n-1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75 में से जाके 5 माइनस हो जाएगा। 5 जैसे ही माइनस करेंगे और ये नंबर उधर डिवाइड में जाएगा तो ये कितना बचेगा, 15.75 डिवाइड बाई 1.75। ध्यान से देखो तो 2 डिजिट बाद डेसिमल ऊपर है, 2 डिजिट बाद डेसिमल यहाँ नीचे है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और n-1 की जो वैल्यू आएगी 1575 अपॉन 175। दोनों को कैंसिल आउट करके देखते हैं कितने से कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये देखिए जरा 15 से, सॉरी 5 से, 5 3 जा, 5 1 जा एंड 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 2 25, 5 5 जा 25। फिर देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 6 जा 31, 5 3 जा एंड देन 5 7 जा, 7 से ये कितना 9 टाइम्स। इसका मतलब n-1 आपका 9 है तो n की वैल्यू 9 प्लस 1 हो जाएगी और n की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। ये n की वैल्यू हमें क्या बता रही है, ये n की वैल्यू हमको क्या बता रही है, ये n की वैल्यू हमको बता रही है क्या, नंबर ऑफ वीक, यानी कि आफ्टर 10 वीक हिज हर सेविंग बिकम्स 20.75 रुपीज। ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कंटिन्यू लेक्चर्स को पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।